हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं अब्दुल्ला मोमिन ऑन टारगेट क्लासेस से। और आज के इस वीडियो में हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं, स्पेशली क्लास 11th और क्लास 12 का सिलेबस, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो एंड तक देखिए। हम यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, हमारी सराउंडिंग में जो भी देखते हैं, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। या दो नेचर शो करता है ऑब्जेक्ट, एक वेव नेचर शो करता है और एक पार्टिकल नेचर शो करता है। ऑब्जेक्ट दो नेचर शो करता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अब वेव नेचर शो करता है तो ये कैसे पता लगेगा हमको? उसकी वेवलेंथ होगी और फ्रीक्वेंसी होगी। अगर एक ऑब्जेक्ट के पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज बिहेविंग लाइक अ वेव। और उसका नेचर कैसा है? वेव नेचर है। और वेव नेचर की एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किससे बना है? फोटॉन से बना है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है पार्टिकल नेचर। अगर एक ऑब्जेक्ट पार्टिकल नेचर शो कर रहा है तो वो कैसे पता चलेगा हमको, या हम कब बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट पार्टिकल नेचर शो कर रहा है? तो जब ऑब्जेक्ट का मास होगा और अगर वो मूव हो रहा है तो उसके पास मोमेंटम होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट्स के पास मोमेंटम होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। पार्टिकल नेचर कौन शो करता है? तो हमारे पास एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो हम इनको क्या कंसिडर करेंगे? पार्टिकल नेचर का। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स will show us the particle nature. Electromagnetic radiation will show us the wave nature. अब पार्टिकल नेचर की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। पार्टिकल नेचर मतलब उसका मोमेंटम होगा, और वेव नेचर मतलब उसके पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगी। अब इससे पहले जो लेक्चर में हम पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी मोमेंटम होता है। मतलब ये फोटोन का हम मोमेंटम फाइंड आउट किए हैं। फोटोन लाइट वेव नेचर की होती है, ये हमको पता था। बट चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हम क्या प्रूफ कर दिए कि फोटोन का मोमेंटम भी होता है। तो अगर फोटोन का मोमेंटम है तो हम बोलेंगे फोटोन इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल। तो फोटोन वेव नेचर भी शो किया और पार्टिकल नेचर भी शो किया। और फोटोन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। और यही को हम क्या बोलते हैं? वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हम वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़े हैं। अब चैप्टर के ये पार्ट में जो लास्ट पार्ट है, सपोज, इसमें हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? हम इसमें अब कैलकुलेट करने वाले, हम ये फाइंड आउट करने वाले, हम ये बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव के जैसा बिहेव करता है या पार्टिकल्स वेव के जैसा बिहेव करते हैं। तो अगर मेरे को ये बताना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसा बिहेव कर रहा है? वेव के जैसा बिहेव कर रहा है। इट इज शोइंग द वेव नेचर। तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। अगर मैं ये बता देता है, अगर हम ये बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास वेवलेंथ होती है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक अ वेव। वो वेव के जैसा बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। कब? जब हम उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन हैज अ पार्टिकल नेचर, बट ये पार्ट में हम क्या प्रूफ करने वाले हैं कि इसके पास वेवलेंथ भी होती है, हेंस इट इज ऑल्सो शोइंग अस द वेव नेचर। मतलब इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? वेव पार्टिकल डुअलिटी। बट ये वेव पार्टिकल डुअलिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नहीं पढ़ रहे हम,
ये वेव पार्टिकल डुअलिटी मैटर की पढ़ रहे हैं। मैटर मतलब पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स की है वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो हम ये पार्ट में वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं। वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर मतलब पार्टिकल्स विल शो अस पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो ये पार्ट में हम चैप्टर की इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने वाले हैं। और अगर मैं बोलूँ तो हम वेवलेंथ जा रहे हैं कैलकुलेट करने, किसकी, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, प्रोटॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। ये सब पार्टिकल के पास क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक। क्या है टॉपिक का नाम, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अब ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होता है, तो इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे हम वन बाय वन करके देखते हैं। फिर उसके बाद हम आगे का कुछ कैलकुलेशंस करने वाले हैं, कुछ डेरिवेशंस करने वाले हैं। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है, इन 1924 लुइस डी ब्रॉगली प्रपोज्ड अ न्यू हाइपोथेसिस दैट electrons and other particle of matter can behave like waves. This is known as de Broglie hypothesis. तो 1924 में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था लुइस डी ब्रॉगली। वो क्या प्रपोज किया, अ न्यू हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है थ्योरी। वो डी ब्रॉगली की थ्योरी थी। क्या थी वो थ्योरी, कि इलेक्ट्रॉन एंड अदर पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन है या दूसरे पार्टिकल है मैटर के, वो कैसा बिहेव करने वाले हैं, दे कैन बिहेव लाइक अ वेव, वो वेव के जैसा बिहेव करने वाले हैं। और इसको ही हम, ये जो फिनोमेना है, इलेक्ट्रॉन्स can behave like a wave or electrons and other particle can behave like a wave, this phenomena or this theory is known as de Broglie hypothesis. hypothesis का मतलब होता है theory। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैटर हैज टू नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ये क्या बोलता है डी ब्रॉगली, कि मैटर के पास दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। मैटर मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी पार्टिकल्स है उसको हम मैटर बोलेंगे। तो उसका दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। व्हेन अ मैटर इज इन मोशन, समटाइम्स इट behaves like a particle and sometimes it behaves like a wave. अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या देखने वाली है, मैटर क्या होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। अगर एक मैटर मूव कर रहा है या एक पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन में है, तो समटाइम्स इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ पार्टिकल एंड समटाइम इट विल बिहेव लाइक अ वेव। तो वेव के जैसा बिहेव कब करेगा, जब वो मोशन में होगा। और इलेक्ट्रॉन इज अ बेस्ट एग्जांपल। इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, मतलब हम बोलेंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या है, मोशन में है। तो उसके पास वो वेव नेचर शो करने वाला है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड बाय अ वेव। मतलब अगर एक पार्टिकल मूव हो रहा है, एवरी मूविंग पार्टिकल, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो है मूविंग पार्टिकल। अगर एक पार्टिकल मूव हो रहा है तो इज एसोसिएटेड, तो उससे एसोसिएटेड उसकी एक वेव है। अगर एक पार्टिकल मोशन में है तो वो क्या करेगा, एक वेव प्रोड्यूस करेगा। और अगर वो वेव प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ भी रहेगी और उसकी फ्रीक्वेंसी भी रहने वाली है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेवलेंथ। अगर पार्टिकल मोशन में है तो वो वेव के जैसा बिहेव करने वाला है। वेव के जैसा बिहेव कर रहा है मतलब उसके पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि डी ब्रॉगली यूज द प्रॉपर्टीज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव and proposed a relation to connect these with the particle properties, energy and momentum.
तो डी ब्रॉगली जो स्टार्ट किया ये एक्सप्लेन करना हमको कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज वेवलेंथ, तो वो क्या किया सबसे पहले, वो वेव की प्रॉपर्टी यूज किया। कौन सी प्रॉपर्टी? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अगर वेव है तो उसके पास फ्रीक्वेंसी रहेगी और वेवलेंथ रहेगी, ये वेव की प्रॉपर्टी है। तो डी ब्रॉगली क्या शो करता है, क्या बताता है कि ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है इसका रिलेशन किसके साथ? पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के साथ। पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या है? एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। तो ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को एनर्जी और मोमेंटम के साथ कनेक्ट करता है। तो हमको पता है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? अच्छा, मोमेंटम पहले पढ़े थे। द मोमेंटम कैरीड बाय अ फोटोन ऑफ एनर्जी ई इज गिवन बाय द रिलेशन। अब हम इससे पहले वाले लेक्चर में मोमेंटम कैलकुलेट किए थे। फोटोन का मोमेंटम क्या था? फोटोन का मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज p and it can be calculated by this formula, एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। और एनर्जी को E लिखेंगे और वेलोसिटी, फोटोन कितनी वेलोसिटी से मूव होता है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट के जितनी वेलोसिटी से मूव होता है, इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो हम मोमेंटम कैलकुलेट किए थे फोटोन का। तो क्या करते हैं, एक बार वही स्लाइड फिर से रिपीट कर लेते हैं कि वो मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किए थे। तो हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी है, बट ये फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन किए और हम बोलते हैं मोमेंटम का एक और फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। एनर्जी अपॉन वेलोसिटी मतलब अगर एक पार्टिकल का मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो वो पार्टिकल क्या होगा, मोशन में रहेगा। और अगर वो मोशन में है तो उसके पास एनर्जी जो होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। और अगर उसकी वेलोसिटी भी है तो एनर्जी अपॉन वेलोसिटी को जब आप डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है हाफ एम वी। हाफ एम वी रहे, 2 MV रहे, 5 टाइम्स MV रहे, ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज इसमें एम वी है। और एम वी को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट मोमेंटम। मोमेंटम मतलब एम वी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम मोमेंटम ऑफ फोटोन कैलकुलेट किए थे और मोमेंटम ऑफ फोटोन के लिए हम यही फॉर्मूला यूज किए थे, एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। और एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू और उसकी वेलोसिटी है c। तो फिर उसके आगे हम क्या किए थे, इसको और मॉडिफाई किए थे। हम क्या किए थे, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या हो गई, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ डिवीजन में आ गया, तो c अपॉन न्यू होता है लैम्डा। तो ये इक्वेशन में हमारे पास क्या है, न्यू अपॉन सी है। ये देखो, ये c अपॉन न्यू और ये न्यू अपॉन सी। तो अगर c अपॉन न्यू लैम्डा है तो न्यू अपॉन सी क्या हो जाएगा, 1/लैम्डा। ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला 1/लैम्डा हो जाएगा। और जब आप ये 1/लैम्डा को h से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे फॉर्मूला क्या मिलने वाला है, h/लैम्डा मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम मोमेंटम ऑफ फोटोन कैलकुलेट किए थे, p इज इक्वल टू h/लैम्डा। उसके बाद अब ये मोमेंटम हम ना लास्ट लेक्चर में ही कैलकुलेट कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में ही समझ चुके हैं। तो अब ये मोमेंटम कैसे कनेक्ट है वेवलेंथ से। तो मोमेंटम और वेवलेंथ में कनेक्शन दिख रहा है तुमको, है ना। मोमेंटम इज इक्वल टू h/लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की। और मोमेंटम किसकी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की। तो मोमेंटम और वेवलेंथ में ये रिलेशन हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ वेव associated with a material particle of mass m moving with a velocity v are given as। मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रिलेटेड है, एसोसिएटेड है किससे, पार्टिकल के मास से और उसकी वेलोसिटी से। कैसे रिलेटेड है,
तो हम क्या लिखते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहां से न्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई अपॉन एच। ये एच यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, ये जब इक्वल साइन के यहाँ पे आएगा तो ई के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये ई के साथ डिवाइड हो गया तो न्यू इज इक्वल टू ई बाय एच। तो ये रिलेशन किसका है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का। हम फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशन भी बता दिए, वेवलेंथ और मोमेंटम का रिलेशन भी बता दिए, बट ये फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, मास और वेलोसिटी से भी रिलेटेड है क्या, तो ये हम आगे के पार्ट में देख लेते हैं। सिंस मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एच लैम्डा, तो यहां से लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा को क्या करते हैं, पी की जगह पे लेके जाते हैं और पी को क्या करते हैं, लैम्डा की जगह पे लेके आ जाते हैं। लैम्डा पी की जगह पे चले जाएगा, पी लैम्डा की जगह पे आ जाएगा, तो हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यहाँ पे पी क्या है, मोमेंटम है, और मोमेंटम को हम कैसे लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि मास और वेलोसिटी, यहाँ पे सेंटेंस, सबसे फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है तुम्हारी स्लाइड में कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज एसोसिएटेड विथ अ मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी। तो ये वेवलेंथ, मास और वेलोसिटी में रिलेशन है। और ये जो वेवलेंथ है, ये जो लैम्डा का फॉर्मूला है h अपॉन पी, h अपॉन एम वी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली बेसिकली क्या किया, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज, मास और वेलोसिटी को वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएट करके बताया, कनेक्ट करके बताया कि दोनों में कनेक्शन है, और ये कनेक्शन ये इक्वेशन से बताता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन, यही इक्वेशन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ की। ये जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं ना हम, दिस इज बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन ओनली। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ की इक्वेशन है, ये इक्वेशन याद रखना है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और अगर लैम्डा है एच अपॉन पी तो पी की जगह एम वी रख दिए, एम वी मतलब मोमेंटम, पी मतलब मोमेंटम। तो डी ब्रॉगली रिफर्ड टू दीज वेव्स associated with material particles as matter wave। तो अब डी ब्रॉगली क्या बोला कि अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके पास वेवलेंथ होगी या वेव होगी। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विथ वेव, हर मूविंग ऑब्जेक्ट वेव से एसोसिएटेड है। तो ये जो वेव की बात कर रहा है ना, इसको हम कौन से टाइप की वेव बोलेंगे, मैटर वेव बोलते हैं। जो पार्टिकल से एसोसिएटेड होती है उसको हम मैटर वेव। अब वेव्स के टाइप्स हम पढ़े हैं कहाँ पे, सुपरपोजिशन ऑफ वेव का इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक मैकेनिकल वेव होती है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। मैकेनिकल वेव मतलब ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब जो वेव लाइट जो आ रही है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये डी ब्रॉगली जो वेव्स की बात कर रहा है वो थर्ड टाइप की वेव है, वो वेव को हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव। इसको हम मैकेनिकल वेव भी नहीं बोल सकते, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं बोल सकते, तो इसको एक थर्ड कैटेगरी में रख देता है डी ब्रॉगली। और डी ब्रॉगली इसको क्या बोलता है, डी ब्रॉगली रिफर्ड टू दीज वेव्स which are associated with material particle as matter wave। ये उसको क्या बोलता है, मैटर वेव बोलता है। तो वेव के तीन कैटेगरी हो जाती है, एक मैकेनिकल वेव, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक ये थर्ड टाइप की वेव जो नाम आप पढ़ रहे हो, मैटर वेव। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m moving with a velocity v the kinetic energy is। अगर एक पार्टिकल के पास मास है और वो मास है m और वो क्या हो रहा है, मूव कर रहे वेलोसिटी v से,
तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि मोशन में है पार्टिकल, और मोशन में जो एनर्जी होती है हम उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो काइनेटिक एनर्जी को हम ई सफिक्स के से डिनोट कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू हाफ mv²। अब यहां से क्या करते हैं, ये जो टू डिवीजन में है ना, वन हाफ दिख रहा है यहाँ पे सबको, ये टू डिवीजन में है, इसको यहाँ पे लेके चले जाते हैं। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 2ek इज इक्वल टू mv²। और फिर क्या करते हैं, ये m v के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है इसको इक्वल साइन के दूसरे साइड लाते हैं, तो ये 2ek के साथ डिवीजन में हो जाएगा। तो अब v² की इक्वेशन हमको मिलेगी, v² की इक्वेशन क्या मिलेगी, 2ek अपॉन m। और अगर ये v² की इक्वेशन है 2ek अपॉन m, तो v की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इसको भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिए, इसको भी स्क्वायर रूट अप्लाई किए, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल हो गया, तो क्या मिला हमको, v मिला। और ये उसके इक्वल साइन के दूसरे साइड वाला टर्म पूरा किस में आ गया, स्क्वायर रूट में आ गया। तो ये v का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ मास। v का फॉर्मूला निकाल लिए, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ये इक्वेशन याद रखना है। अब उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p विच इज इक्वल टू h अपॉन mv। अब ये इक्वेशन को हम क्या बोल रहे हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब यहाँ पे v का टर्म दिख रहा है ना, तो ये v की जगह ये जो ऊपर इक्वेशन हम v की निकाले, दिस इक्वेशन, वी आर गोइंग टू पुट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्मूला। लैम्डा के फॉर्मूले में h अपॉन एम वी है, तो v की जगह पे ये जो ऊपर हम इक्वेशन डिराइव किए वो पुट कर देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, h अपॉन m स्क्वायर रूट में आ गया v की इक्वेशन, v की जगह v की इक्वेशन हम पुट कर दिए, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं हम, ये जो m है, जो स्क्वायर रूट के बाहर वाला m है, और इससे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर, ये स्क्वायर रूट जो है, ये जो m है स्क्वायर रूट में, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये न्यूमरेटर में चले जाएगा। और जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, इसका फॉर्मूला थोड़ा सी मॉडिफाई हो जाएगा। m क्या हुआ, डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया। न्यूमरेटर बनेगा तो h के बाजू में आ जाएगा, बट स्क्वायर रूट में ही रहेगा। अब ये m है, ये m को हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m मतलब स्क्वायर रूट ऑफ m होल स्क्वायर, मतलब वो फिर से m ही होने वाला है। तो m को यहाँ इक्वेशन में ये जो m है उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ m और स्क्वायर रूट ऑफ m लिख देते हैं। और ये एक स्क्वायर रूट ऑफ m और ये एक स्क्वायर रूट ऑफ m क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। एक एक स्क्वायर रूट ऑफ m कैंसल कर दिए, तो अब क्या बचा, आपका लैम्डा का फॉर्मूला क्या आ गया, h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m2ek, और इसको हम क्या लिखते हैं, 2m इंटू ek। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ। ये किसका फॉर्मूला हम निकाल लिए, वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाल लिए। इक्वेशन में राइट साइड में देखो, सॉरी लेफ्ट साइड में देखो क्या है, लेफ्ट साइड में है लैम्डा। ये हम लैम्डा का कैलकुलेशन कर रहे थे, कैलकुलेशन करते करते सिंप्लीफाई करते करते हमको फाइनल इक्वेशन क्या मिली, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2me मिल गई। ये इक्वेशन किसकी है, ये लैम्डा की है। ये इक्वेशन याद रखना है। लैम्डा क्या है, लैम्डा इज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ये सिंपली किसका फॉर्मूला है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, वही लैम्डा के फॉर्मूले में कुछ वैल्यूज रख के कैलकुलेशन करने वाले हैं।
तो वो लैम्डा के फॉर्मूले को थोड़ा सी और मॉडिफाई करते हैं, और उसमें मॉडिफिकेशन क्या होने वाला है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में क्या होता है, फॉर अ चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ चार्ज q accelerated from rest through a potential difference v, the work done is Pe is equal to QE. This provides the kinetic energy. Thus, kinetic energy is QE. अब ये काइनेटिक एनर्जी को हम QE क्यों लिख रहे हैं? अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम एक स्लाइड पढ़े थे और वो ऑब्जर्वेशन नंबर 6 था. दिस इज योर इमेज ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर 6. ऑब्जर्वेशन नंबर 6 की स्लाइड पे क्या पढ़े थे? ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं इनको एक्सिलरेट करना है. क्या करना है? एक्सिलरेट करना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट लगा दूंगा. पॉजिटिव प्लेट अगर यहाँ पे हम लगा देते हैं, ये चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज लगा दिए तो ये जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होंगे? एक्सिलरेट करेंगे या मूव करेंगे. हम ये पॉजिटिव प्लेट जो लगाए हैं वो बैटरी, इसको इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे? वोल्टेज से इंक्रीज करेंगे. तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या पढ़े थे कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है, उसका चार्ज है Q, उसको एक्सिलरेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस V से, तो जो भी वर्क डन होगा वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है. पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन दोनों इक्वल रहता है. जितना वर्क डन करोगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है. जितनी पोटेंशियल एनर्जी है मतलब उतना वर्क डन. तो अगर हम बोल रहे हैं वर्क डन हुआ है QV, तो वही फॉर्मूला किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का. ये स्लाइड पे हम देखे थे कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू QV. और ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है. दिस पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज इक्वल टू ईच अदर. कब इक्वल लिखेंगे? जब ये इलेक्ट्रॉन्स को हम रोक देते हैं. यहाँ पे पॉजिटिव लगाओगे तो एक्सिलरेट होगा, और अगर मैं निगेटिव प्लेट लगा दिया तो ये क्या होंगे? रिपेल होंगे. तो दोनों ही केसेस में इनकी वेलोसिटी क्या होने वाली है? चेंज होने वाली है. तो यहाँ पे लास्ट इक्वेशन देखो स्लाइड पे जो है, ऑब्जर्वेशन नंबर 6 के यहाँ कॉर्नर में लिखा है काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू EV. यहाँ पे E किसके इक्वल है? Q के इक्वल है. और V किसके इक्वल है? V नॉट के. और अगर आप उससे एक स्टेप पहले वाली इक्वेशन देखोगे तो हम क्या बोल रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू QV. मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? QV के इक्वल है. तो यहाँ पे वह यही इक्वेशन यूज किए हैं. काइनेटिक एनर्जी को किसके इक्वल बताया है हम? QV के इक्वल बताया. दिस इज द इक्वेशन विच वी हैव सीन इन 6th ऑब्जर्वेशन. ये 6th ऑब्जर्वेशन में देखे हैं आइंस्टाइन के रिलेशन में. आइंस्टाइन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. जब फोटोन आइंस्टाइन के एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे उसमें फिर से एक्सप्लेन किया था वो 9th ऑब्जर्वेशन को. तो जो आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन था 6th एक्सप्लेनेशन, वो स्लाइड में आपको मिल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV. तो यहाँ पे वही लिए है. ये इक्वेशन वहीं से आई है कि काइनेटिक एनर्जी E के है यहाँ पे विच इज इक्वल टू QV. तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV फ्रॉम ऑब्जर्वेशन नंबर 6. ऑब्जर्वेशन 6 से लिख लिए. अब काइनेटिक एनर्जी को QV लिखना है. तो अभी लास्ट स्लाइड में जो हम डेरिवेशन किए थे उसमें लैम्डा का फॉर्मूला क्या लिखे थे? H/2mE के. अब E के यहाँ पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी है. तो ये E के की जगह पे क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन है वो पुट कर देते हैं. E के की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं? QV पुट करने वाले. तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी? H/2m इंस्टेड ऑफ E के we will put
QV, क्या पुट कर दिए, EK की जगह पे QV पुट कर दिए, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, QV है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन, अब सॉरी नेक्स्ट इक्वेशन नहीं, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। ये भी एक फॉर्मूला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं आगे के टॉपिक में। आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक एक्सपेरिमेंट हम स्टडी करने वाले हैं। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से हम क्या किए हैं, लैम्डा के फॉर्मूले को मॉडिफाई करते चले गए, और दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ। ये वेवलेंथ का फाइनल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे h क्या है, व्हाट इज h? तो यहाँ पे फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन क्या है, h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है, चेंज नहीं होने वाली है। उसके बाद m क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट किए हैं तो मास ऑफ दैट एक्सिलरेटेड पार्टिकल, प्रोटॉन एक्सिलरेटेड करेंगे तो प्रोटॉन का मास, तो मास ऑफ द पार्टिकल m। q इज नथिंग बट चार्ज ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल पे कितना चार्ज है उसको हम q से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे v क्या है, v है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे अप्लाइड pd लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में। जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो v है, जो चार्ज है वो q है, मास ऑफ द पार्टिकल इज m, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और हम क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन इज, और दिस रिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर एनी चार्ज पार्टिकल। कोई भी चार्ज पार्टिकल है जिसको हम एक्सिलरेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें लिखा है फॉर अ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल है मतलब वो एक्सिलरेट होगा, वो अट्रैक्ट होगा प्लेट की तरफ, वो रिपेल होगा प्लेट से। तो चार्ज पार्टिकल है तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए। We will use this equation to calculate the wavelength of charge particle. चार्ज पार्टिकल की वेवलेंथ, प्रोटॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, बट न्यूट्रॉन की नहीं कैलकुलेट कर सकते, बिकॉज न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता, तो उसको हम एक्सिलरेट नहीं कर पाएंगे। तो यही से ये इक्वेशन वैलिड है ओनली फॉर चार्ज पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए वैलिड है, और कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके लिए वैलिड है। अगर पार्टिकल चार्जलेस है तो उसके लिए वैलिड नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, राइट? तो अब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो हम उसकी वेवलेंथ क्या करते हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, because electron is a charge particle. So for electron moving through a potential difference of V, de Broglie wavelength can be calculated as follow. इलेक्ट्रॉन को क्या किए, एक्सिलरेट किए पोटेंशियल डिफरेंस V लगा के, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m/v। h यहाँ पे था प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। यहाँ पे m क्या था, मास ऑफ द पार्टिकल, और पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास me से डिनोट किया है, एंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम ऊपर की इक्वेशन में पुट करने वाले हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने वाले हैं, एंड Q इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो, उसको हम E से डिनोट करते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय E एंड इट्स वैल्यू इज, इसकी वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो Q की वैल्यू है, M की वैल्यू है, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और H की वैल्यू है, एक वैल्यू नहीं है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस। अब
पोटेंशियल डिफरेंस आप कितना अप्लाई किए हो। एक बैटरी लगा के आप 2 वोल्ट दिए हो पोटेंशियल डिफरेंस, या 5 वोल्ट दिए हो, या 6 वोल्ट दिए हो, या 12 वोल्ट दिए हो, या 50 वोल्ट दिए हो, हमको नहीं पता हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किए हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट ये जो वैल्यूज आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये कभी चेंज नहीं होने वाली है। फॉर्मूले में कोई पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 12 पुट करेगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू 18 पुट करेगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 50 पुट करेगा, कोई 100 पुट करेगा, बट H की वैल्यू वो हमेशा यही पुट करेगा बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यूज चेंज नहीं होने वाली है। तो हम फॉर्मूले में ये जो वैल्यूज चेंज नहीं होने वाली है इसको रख के सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि V की वैल्यू चेंज होगी। अब हमको पता नहीं V की वैल्यू 2 है कि 4 है, तो V को ऐसे ही छोड़ देंगे V, और बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अब लैम्डा क्या हो जाएगा, H की जगह H की वैल्यू रख दिए, 2 की जगह 2 है, M की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिए यहाँ पे, दैट इज 9.11 इंटू 10⁻⁻31। ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। H की जगह क्या रख दिए, ये H की जगह H की वैल्यू रख दिए। फिर उसके बाद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह उसकी वैल्यू रख दी। तो क्या किया हम, H की वैल्यू भी पुट कर दिए H की जगह यहाँ पे, M की वैल्यू भी पुट कर दिए इक्वेशन में यहाँ पे, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू थी Q की वैल्यू वो भी पुट कर दिए। जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो चेंज नहीं होने वाली है इलेक्ट्रॉन के लिए, वो सब पुट कर दिए। बट वोल्टेज की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होने वाली है, चेंज होगी। कभी ये 50 रहेगा, कभी 100, तो हमको पता नहीं कितना है, तो हम V की जगह अभी वैल्यू नहीं रखेंगे। तो जब ये सब आप कैलकुलेट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे इक्वेशन, तो आपको इक्वेशन मिलेगी क्या, तो यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू 1.228 इंटू 10⁻⁻9, और ये रूट में रहेगा V, वो डिवीजन में रहने देते हैं, क्योंकि V की जो भी वैल्यू रहेगी, 12 रहेगी तो 12 पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे, 50 रहेगी तो 50 पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे, 100 रहेगी तो 100 पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये V की वैल्यू बाद में यूज करेंगे। मीटर में वेव लेंथ है, वेव लेंथ को हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं, सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे एक टर्म आया है 10⁻⁻9। तो ये 10⁻⁻9 को हम क्या लिखते हैं, नैनो। तो ये 10⁻⁻9 की जगह हम क्या लिख लिए हैं, नैनोमीटर लिख लिए हैं। ये 1.228 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ V मीटर मिला था। तो हम क्या किए, 10⁻⁹ हटा दिए और उसकी जगह नैनोमीटर लिख लिए। तो ये है तुम्हारी इक्वेशन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो दिस इज द वैल्यू विच वी विल गेट फ्रॉम द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अब आपको अपने स्क्रीन पर 2 प्लेलिस्ट दिख रही होगी, एक डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की, आप उसमें जाके वीडियोस देख सकते हो, या एक रिड्यूस सिलेबस की प्लेलिस्ट दिख रही होगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ना है वो मैंने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर के साथ बताया, तो जाकर उसे भी देख लीजिए।